डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो हम स्टडी कर रहे थे अपना चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी करा था डार्क रिएक्शन और उसके अंदर भी कौन सा पाथवे, C3 पाथवे। अब हम स्टडी करेंगे C4 पाथवे। C3 पाथवे में और C4 पाथवे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है अपना वो होता है 3C यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 4C यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मोर ओवर इनकी लीफ की एनाटॉमी में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे प्लांट्स जो अडेप्टेड होते हैं टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स उसके अंदर हमें C4 पाथवे देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्यों ड्राई प्लांट्स के अंदर ही हमें C4 पाथवे मिलता है उसका भी रिलेशन देखेंगे। अब इन प्लांट्स के अंदर मान लिया कि ऑक्सैलो एसिटिक बन रहा है यानी कि C4 पाथवे हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो शुगर है अपना वो किसकी हेल्प से मिलता है, C3 पाथवे की हेल्प से मिलता है। डेट मीन्स कि C4 पाथवे के अंदर और वी कैन से C4 प्लांट्स के अंदर दोनों पाथवे होते हैं अपने C3 एज वेल एज C4। ठीक है, अब C4 प्लांट्स अपने क्यों स्पेशल होते हैं। इनकी लीफ जो होती है वो शो करती है स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी जिसको हम क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये टॉलरेंट होती है टू हाई टेम्परेचर्स, साथ ही साथ हाई लाइट इंटेंसिटीज को भी रिस्पॉन्स करती है, और इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जब ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती तो रुबिस्को जो है अपना, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेज की जगह एक्ट करता है ऑक्सीजनेस और ऑक्सीजन को फिक्स करवाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, कब, जब O2 की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो कंपेयर टू CO2। तो C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात करी थी हमने कि इन लीव्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी प्रेजेंट होती है और वी कैन से इनके प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रान्स एनाटॉमी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लीफ के अंदर, जो कि है अपने मेसोफिल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अपना बंडल शीथ सेल्स। C3 प्लांट्स के अंदर ये बंडल शीट सेल्स नहीं मिलते, और अगर होते भी हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, वहाँ पे अपना पाथवे नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप ये एज्यूम कर लो कि वहाँ पे बंडल शीट सेल्स होते नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मेसोफिल होता है। ठीक है, अब बंडल शीट कौन से होते हैं, ये पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स होते हैं किसके अराउंड, वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड ऑफ C4 पाथवे प्लांट्स। ओके, और इनको हम क्या कहते हैं, बंडल शीट। अब देखो हमने बताया था कि ऐसी लीव्स जिसके अंदर हमें ये मेसोफिल्स और बंडल शीट सेल्स देखने को मिलते हैं या जो ऐसी एनाटॉमी शो करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या, क्रान्स एनाटॉमी। अब क्रान्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेथ। रेथ क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने वैस्कुलर बंडल है बीच में, ठीक है, तो आपने देखा होगा फ्लावर्स जो होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक रिंग अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर्स का उसको रेथ कहते हैं। तो ऐसे ही अपने बंडल शीट जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड रिंग में अरेंज होते हैं, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेथ कहते हैं, और वी कैन से क्रान्स एनाटॉमी कहते हैं। अब बंडल शीट जो होते हैं अपने, ये फॉर्म करते हैं सेवरल लेयर्स किसके अराउंड, वैस्कुलर बंडल के अराउंड, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी डिस्कस करा। ठीक है, मोर ओवर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, इम्परवियस होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस भी यहाँ पे नहीं होते। दूसरी बात, इनके अंदर ग्रानाज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था ग्राना जो किससे बना है, स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड से, तो ग्राना एब्सेंट होते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ग्राना के अंदर क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब जब ग्राना नहीं होंगे तो फिर अपने ATP और NADPH कैसे बनेंगे, तो हम आगे जाके क्या देखेंगे कि इस पाथवे के अंदर सिर्फ ATP का रिक्वायरमेंट होता है, और जो यहाँ पे NADPH यूज्ड होता है वो फिर से रीजनरेट कर जाता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से ही काम चल जाता है। अब इसकी हेल्प से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये ड्राई प्लांट्स के अंदर ही क्यों देखने को मिलता है हमें ये वाला पाथवे। तो पहले हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो उसमें होता है क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है किसको, PS2 को। ठीक है, अब जब इन पाथवेज के लिए ATP का रिक्वायरमेंट है, बस NADPH का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो अपना ये बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर ग्राना प्रेजेंट नहीं होते। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे होता है सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये तो किस में हो सकता है, स्ट्रोमा लैमेले में हो सकता है, ठीक है। मोर ओवर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वापस से रिएक्शन सेंटर के पास आ जाता है, ठीक है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसको जाकर देखिए, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास, इसलिए यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर का यूज ज्यादा होता नहीं है कंपेयर टू C3 प्लांट्स, इसलिए C4 पाथवे हमें देखने को मिलता है ऐसे प्लांट्स में जो अडॉप्टेड होते हैं टू ड्राई कंडीशंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे हम तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अब हमने इसकी एनाटॉमी भी देख ली कि C4 प्लांट्स में और C3 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और क्यों C4 पाथवे जो होता है अपना, और वी कैन से C4 प्लांट जो होते हैं ये ड्राई एरियाज में ही अकर करते हैं, ड्राई इनका हैबिटेट होता है, ठीक है, कंपेयर टू C3 प्लांट्स। अब इतना भी ड्राई नहीं कि डेजर्ट्स में आप चले जाएं, इतना ड्राई नहीं, मीजोफिटिक होते हैं, लेकिन कंपेयर टू C3 इनका वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है किसका, मेज हो गया और सोरगम हो गया। इनकी लीफ अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे आपको करेंस एनाटॉमी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बंडल शीट सेल्स हो गए, साथ ही साथ यहाँ पे मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पे अपना स्टार्ट होता है अब C4 पाथवे। अब C4 पाथवे जो था ये डिस्कवर करा था किसने, हैचन स्लैक ने, इसलिए इसको हम हैच-स्लैक पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको पहले हम थोड़ा अपने तरीके से समझाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मैं पहले वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं। और वहां पे जाने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अपने जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये लैक करते हैं रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को का काम क्या होता है कि RUBP, ठीक है, प्लस CO2 इसके रिएक्शन को ये कैटलाइज करती है, ठीक है। तो ये एब्सेंट होती है किसके अंदर, मेसोफिल्स ऑफ C4 प्लांट्स। हमने स्पेशली मेंशन करा है C4 क्योंकि C3 में तो मेसोफिल्स के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल्स पे। तो बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है रुबिस्को। तो अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है तो फिर CO2 फिक्सेशन कौन करेगा। तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है PEP कार्बोक्सिलेज, जिसका पूरा नाम क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ओके। तो अब हम देखो यहाँ पे आते हैं डायग्राम पे, ये है अपना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। यहाँ पे ये है अपने मेसोफिल्स, ओके, ये है अपने बंडल शीट सेल्स। तो अब इसने CO2 एक्सेप्ट कर लिया, ओके, और किसकी प्रेजेंस में, हमने पीछे अभी एंजाइम बताई थी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसकी प्रेजेंस में हमें मिलेगा एक 4C कंपाउंड, ये होता है अपना 3C, ये होता है 1C। तो इसकी प्रेजेंस में हमें मिलेगा एक 4C कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यूज करता है NADPH2 और यहाँ पे रिलीज होता है क्या, NADP, और मिलता है यहाँ पे हमें मैलिक एसिड और कभी कभी एस्पार्टिक एसिड भी मिल सकता है, ये भी अपना 4C कंपाउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि NADPH यूज हो रहा है, आपने कहा था कि यूज नहीं होता, तो अभी देखो ये रीजनरेट भी हो जाएगा। अब मैलिक एसिड जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल शीट सेल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 4C। अब मैलिक एसिड से अपना बनता है पायरुविक एसिड और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे NADP से क्या मिलता है हमें, NADPH2, यानी कि जो अपना NADP यूज हो रहा था वो यहाँ पे फिर से रीजनरेट हो गया। इसलिए मैंने कहा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं भी होगा तो भी इनका काम चल जाएगा, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP तो मिल ही जाता है। यहाँ पे हमें मिलता है पायरुविक एसिड जो कि एक 3C कंपाउंड है और एक ऑक्सीजन हो जाता है यहाँ पे लिबरेट। अब हमने कहा था कि बंडल शीट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है रुबिस्को, ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो CO2 लिबरेट हुआ है अपना, ये चले जाएगा किसके लिए, C3 साइकिल के लिए, ठीक है। अब ये देखो इसको RUBP ने एक्सेप्ट कर लिया, RUBP ने रुबिस्को की प्रेजेंस में PGA बनाया और पूरा यहाँ पे फिर जो प्रोसेस हमने पढ़ा C3 साइकिल में फिर से अपना RUBP जनरेट होगा और यहाँ पे अपना निकल जाएगा शुगर, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि C4 प्लांट्स के अंदर दोनों पाथवेज हो रहे हैं, C3 भी एंड C4 भी। अब आते हैं हम वापस, ये जो पायरुविक एसिड है अपना यहाँ पे जो मिला था, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपना किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये फिर से क्या है, 3C ही है, तो ये रीजनरेट करता है अपना क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और इसके रीजनरेशन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हमें मिलता है क्या, ADP। अब देखो ये एक CO2 फिक्स हुआ है, हमें कितने CO2 चाहिए होते हैं शुगर बनाने के लिए, 6 CO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 CO2 को फिक्स करना पड़ेगा। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल कंजप्शन कितना होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा, सॉरी उसको तो जरूरत ही नहीं है करने की, तो यहाँ पे टोटल 12 ATP का यूज होता है। ठीक है, अब C4 प्लांट्स के अंदर देखो C3 साइकिल भी हो रही है और हमने पढ़ा था कि C3 साइकिल के अंदर 18 ATP यूज होते हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं C4 प्लांट जो है अपने यूज करते हैं 30 ATP किसके लिए, शुगर बनाने के लिए। अब बात करें NADP की, तो ये तो यहाँ पे बन भी रहा है और यूज भी हो रहा है और रीजनरेट भी हो रहा है, तो उसको तो काउंट करने की जरूरत है नहीं। जो भी यूज हो रहा है अपना वो सिर्फ C3 साइकिल में ही हो रहा है और C3 साइकिल में अपने 12 NADPH2 का यूज होता है, तो हम ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आई गेस आपको C4 साइकिल जो है पूरी अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं NCERT पे। तो देखो यहाँ पे वही सब मेंशन कर रखा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है यहाँ पे वो एक 3C कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि हमने पीछे देखा था। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मेसोफिल्स के अंदर। अब जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फिक्सेशन, ये हमने पहले बता दी थी, फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को जो है अपना वो होता है एब्सेंट। C4 साइकिल में पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, OAA और वी कैन से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये फर्दर क्या बनाता है, 4C कंपाउंड, जैसे कि हमने बताया था, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं कहाँ पे, बंडल शीट सेल्स के अंदर। ठीक है, बंडल शीट सेल्स के अंदर जो C4 एसिड्स हैं ये ब्रेक डाउन करी जाती हैं किसके अंदर, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि अपना क्या था, पायरुविक एसिड और CO2। 3 कार्बन मॉलिक्यूल को वापस भेज दिया गया मेसोफिल के अंदर, जहाँ पे उसने रीजनरेट करा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, और CO2 जो था बंडल शीट के अंदर उसको रिलीज कर दिया गया और वो एंटर कर गया C3 साइकिल में और कैल्विन साइकिल में। और हमने ये पढ़ा था कि कैल्विन साइकिल जो है अपना वो कॉमन पाथवे है टू ऑल प्लांट्स, आइदर C3 और C4। ओके, अब बंडल शीट सेल्स जो होते हैं अपने, इनके अंदर प्रेजेंट होती है अपनी एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे PEP होती है एब्सेंट। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे अपना कैल्विन साइकिल अकर करेगा। ओके, और फिर शुगर से यहाँ पे बन जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर रखी है, देखो कि कैल्विन साइकिल जो है, कैल्विन पाथवे जो है वो अकर कर रहा है मेसोफिल्स के अंदर कहाँ पे, C4 प्लांट में, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। मेसोफिल्स के अंदर C3 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है रुबिस्को, लेकिन इन केस ऑफ C4 प्लांट्स मेसोफिल्स के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, PEP। ठीक है, साथ ही साथ बंडल शीट के अंदर प्रेजेंट होता है रुबिस्को, तो वहां पे होती है अपनी C3 साइकिल। ठीक है, अब जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था तो हमने कहा था कि अपने जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं करता, तो उस क्वेश्चन को भी याद रखना है। अब हम फोटो रेस्पिरेशन के अंदर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी ATP का कितना कंजप्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब हमने पीछे कर दिया है, तो आप उसको वहां से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले हम C3 और C4 के बीच में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लिख देते हैं। वैसे तो हमने बहुत बारी आपको ये बता दिया है, अब तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर, सबसे पहली बात C3 में कौन सा होता है, RUBP। यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सिंपल है, जो जो हमने पढ़ा है वही लिख रहे हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि कैसा होता है अपना, 3C होता है। यहाँ पे बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4C होता है। ठीक है, ये अकर करता है किसके अंदर, मेसोफिल के अंदर, और ये अपना अकर करता है किसके अंदर, मेसोफिल एज वेल एज बंडल शीट के अंदर। C4 प्लांट्स ये शो करते हैं क्या, क्रैंस एनाटॉमी, और क्रैंस एनाटॉमी क्या होता है ये हमने बता दिया है। यहाँ पे हमें कोई क्रैंस एनाटॉमी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आते हैं एक बारी ऊपर वापस डायग्राम में। यहाँ पे हमने क्या देखा था
कि एक CO2 फिक्स होने के लिए अपने 2 ATP यूज हो रहे थे। ओके, तो C4 साइकिल के अंदर एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 ATP यूज होते हैं। अगर C3 आपको याद होगा, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है, तो वहाँ पे एक CO2 फिक्स करने के लिए हमने बताया था 3 ATP यूज होते हैं। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस किसके बीच में, C3 एंड C4 के बीच में। ओके, अब आते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन पे। तो देखो, फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमें एक स्टेप याद होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप होता है किसका, केल्विन पाथवे का, ठीक है, जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अपना RuBP कंबाइन करता है किसके साथ, CO2 के साथ, रुबिस्को की प्रेजेंस में, और यहाँ पे मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो, रुबिस्को का फुल फॉर्म आप फिर से याद करो। इसका फुल फॉर्म हमने क्या बनाया था, राइबोलोस बाइफॉस्फेट, ओके, कार्बोक्सिलेज एंड यहाँ पे Sc एंड ऑक्सीजनेस। अब इसमें ये कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस क्यों बोला गया है, क्योंकि ये CO2 को भी फिक्स कर सकता है और O2 को भी फिक्स कर सकता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी एफिनिटी जो होती है वो CO2 के लिए ज्यादा होती है। तो अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अबंडेंट एंजाइम जो है अपनी वर्ल्ड में वो कौन सी है, तो रुबिस्को अपनी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि रुबिस्को जो होता है इसकी एफिनिटी फॉर CO2 ज्यादा होती है कंपेयर टू O2। अगर ऐसा नहीं होगा तो CO2 और O2 की बाइंडिंग जो होगी वो कैसी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फिर बाइंडिंग होने में प्रॉब्लम होगा। और बाइंडिंग इसकी कैसे डिटरमाइन करती है, रिलेटिव कंसंट्रेशन से, ठीक है। जितना ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन होगा, जैसे कि मान लो अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो इट्स ऑब्वियस कि CO2 के लिए ज्यादा एफिनिटी है तो CO2 से बाइंड करेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि CO2 का कंसंट्रेशन कम हो चुका है, अब उस टाइम O2 अवेलेबल है, तो रुबिस्को है अपना क्या करेगा, वो O2 से बाइंड करके RuBP के साथ O2 को अटैच कर देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसको हम समझते हैं। उस केस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने की जगह कन्वर्ट हो जाएगा अपना RuBP किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है, शुगर्स का, ATP का, किसी भी चीज का सिंथेसिस नहीं होता। अभी हम देखेंगे इस पाथवे को भी, ठीक है। उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ATP का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ATP और NADPH का रीजनरेशन या कह सकते हैं फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपना फोटो रेस्पिरेशन पूरा का पूरा वेस्टफुल प्रोसेस है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, तो ये यहाँ पे शुगर, ATP, NADPH कुछ नहीं बनता, मोर ओवर उसका यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। साथ ही साथ अपने C3 प्लांट्स जो होते हैं उनकी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोसेस जो है उसको भी स्लो डाउन करता है। अब ये C3 प्लांट्स के अंदर ही क्यों अकर करता है, हमने ये पहले भी क्वेश्चन अराइज करा था, पूछा था, ठीक है। तो अब हमें पता लगेगा ये क्यों ऐसा होता है। तो इसका एक लाइन में आंसर ये है कि C4 प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन इसलिए कर नहीं करता क्योंकि इनके पास मैकेनिज्म होता है जो इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट। अब हमने देखा था, एक बारी वापस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। ये जो था अपना डायग्राम देखो, ये है C4 साइकिल का। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि रुबिस्को जो है अपना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है अपना बंडल शीट सेल्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे देखा था कि मैलिक एसिड से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड प्लस CO2। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस वजह से CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे हमेशा बना रहता है, ठीक है। और रुबिस्को जो है वो एज अ कार्बोक्सिलेज ही फंक्शन करता है, ऑक्सीजनेस फंक्शन नहीं करता, ओके। ऑक्सीजनेस कब फंक्शन करेगा, जब O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे तो मैकेनिज्म है कि CO2 का कंसंट्रेशन बना रहेगा। हालांकि C3 प्लांट्स में क्या होता है, वहां पे फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में होता है। अब यहाँ पे CO2 जो है अपना एटमॉस्फेयर से आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म के थ्रू ये इकट्ठा हो रहा है। तो अब हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में अभी चलो मान लिया CO2 ज्यादा है, लेकिन कभी O2 ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए C4 प्लांट्स के अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन अगर नहीं करता, कॉज ऑफ दिस सिंगल रिएक्शन मैलिक एसिड टू पायरुविक एसिड प्लस CO2। ये मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे हमेशा CO2 का कंसंट्रेशन जो है हाई रहता है, ओके। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब इस वजह से देखो, जो अपने C4 प्लांट्स होते हैं
ये लैक करते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन। तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कैसी रहती है, हाई रहती है। ठीक है, यहाँ पे इससे पूछा है कि यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड जो होते हैं बेटर इन दीज प्लांट्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और CO2 फिक्सेशन अच्छे से होता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा शुगर्स मिलते हैं और ज़्यादा यील्ड मिलता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अपना फोटो रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट, लेकिन हमने कहा था कि इस पाथवे को हम देखेंगे। एनसीईआरटी में ये पाथवे नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में ये पाथवे आता है। ठीक है, हमसे पूछते हैं कि पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखो, फोटो रेस्पिरेशन अपना 3 ऑर्गेनेली में होता है और इन ऑर्गेनेली का नाम आपको याद रखना है। ये है अपना क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम, ठीक है, और होता है यहाँ पे अपना माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसे ही नहीं कि किसी भी सीक्वेंस में याद कर लेंगे, एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा गया है, तो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे RUBP ये एक्सेप्ट करेगा क्या, O2, क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और रबिस्को यहाँ पे फंक्शन करेगा अब की बारी एज ऑक्सीजनेस। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमने बताया था फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है अपना, इसके अंदर से फॉस्फेट निकलता है और यहाँ पे हमें मिल जाता है क्या, ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट जो है अपना एंटर करता है किसके अंदर, पर ऑक्सीजोम के अंदर, तो यहाँ पे आ गया अपना ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट का होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हमें मिलता है क्या, ग्लाइऑक्सीलेट। ठीक है, फाइनली ये खुद को चेंज कर लेता है ग्लाइसिन के अंदर। क्यों, क्योंकि ग्लाइऑक्सीलेट जो है अपना वो काफी अनस्टेबल होता है। अब ग्लाइसिन जो है अपना ये एंटर करेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अब ये ग्लाइसिन खुद को चेंज करता है किसमें, सेराइन में। अब जब ये चेंज होता है सेराइन के अंदर, तो क्या क्या रिलीज करता है, एक अमोनिया, ठीक है, साथ ही साथ CO2। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि CO2 फोटो रेस्पिरेशन के अंदर कौन से ऑर्गेनेली में रिलीज होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो अपना सेरीन है ये वापस जाता है कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में, तो यहाँ पे ये वापस आ गया। ठीक है, और एक स्टेप यहाँ पे हमें और मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे NADP से प्रोड्यूस होता है क्या अपना, NADPH। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमने बोला था कि यहाँ पे तो NADPH प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो गलत बोला था। तो अभी हम देख लेते हैं, सेराइन जो है अपना ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर। ठीक है, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से कन्वर्ट होता है फाइनली ग्लिसरेट के अंदर। तो जब ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कंजप्शन होता है किसका, NADPH का, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, NADP, यानी कि जो बना था वो फिर से यूज हो गया। अब ये ग्लिसरेट जो है अपना ये एंटर करता है किसके अंदर, वापस से क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, और ये ATP को यूज करके यहाँ पे ATP का यूज होता है और यहाँ पे ADP आता है, ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। और फाइनली ये C3 साइकिल की हेल्प से वापस से रीजनरेट हो जाता है, यानी कि RUBP यहाँ पे बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तो ATP यूज हो रहा है, ऊपर से ना तो शुगर बन रहा है ना NADPH बन रहा है, तो क्या हो गया, ये अपना एक वेस्टफुल प्रोसेस हो गया। आपको इस साइकिल में क्या याद रखना है, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि CO2 का रिलीज जो है वो कौन से ऑर्गेनेली में हो रहा है। दैट्स इट, फोटो रेस्पिरेशन में बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है पूरा का पूरा डार्क रिएक्शन। अब लास्ट जो अपना टॉपिक बचा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, दैट विल बी आवर लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।